19 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के श्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास और सेवा के 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के माध्यम से गांव गरीब और श्रमिक के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। मंत्री पटेल ने बताया कि विगत 2 वर्षों में पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से सशक्त किया गया। ग्राम पंचायतों में पारदर्शी ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था और योजनाओं की जियो टैगिंग से जवाबदेही बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अधोसंरचना, आवास, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मनरेगा के तहत लाखों श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला, जिससे पलायन में कमी आई। श्रम विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। ई श्रम पोर्टल से श्रमिकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। दुर्घटना, प्रसूति सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं ने श्रमिक परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण आजीविका के नए अवसर सृजित करना और श्रमिकों के कौशल उन्नयन पर विशेष फोकस करना है। डिजिटल पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और श्रमिकों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र आगामी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश का हर गांव सशक्त बने और हर श्रमिक सुरक्षित, सम्मानित एवं आत्मनिर्भर जीवन जिए। भोपाल के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम विभाग की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 2 वर्ष में हमारे विभाग ने जो कुछ आने वाले कार्यों को पूरा किया है और कुछ नए प्रयोग किए हैं, उनकी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तत्पश्चात अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक महत्वपूर्ण योजना श्रम मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो 2018 में शुरू हुई थी, बीच में जब सरकार बदली थी तो उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर से सतत रूप से जारी है। मैं पिछले आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन वर्तमान के 2 वर्षों में 1,07,536 प्रकरणों में 2,333 करोड़ रुपया उन श्रमिकों को, संबल के लाभार्थियों को दिया गया। उसमें स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख, स्थायी अपंगता में 2 लाख, अस्थायी अपंगता में 1 लाख और दुर्घटना में 4 लाख। अंत्येष्टि सहायता 5,000 और अगर कोई परिवार में मातृशक्ति है तो उसके लिए 16,000 रुपये, अगर कोई जननी की ज़रूरत पड़ती है तो 16,000 रुपये उसमें है। दूसरा, पीथमपुर, मंडीदीप और उज्जैन, पहली बार हमने इन 3 जगह पर प्रशिक्षण सत्र चलाए, जिनमें उद्योग के लोग भी थे और जो ट्रेड यूनियंस के लोग थे, हमने उनको बुलाया था कि ताकि औद्योगिक सुरक्षा पर और उसके पैमानों पर जिम्मेदारी से काम हो सके। और उसी के आधार पर हमने अपनी रेटिंग भी तय की है। ये हमारे नवाचार में है कि हमने श्रम स्टार रेटिंग शुरू की है कि जो भी उद्योग पर्यावरण की चिंता करेगा और जो भी हमारे मजदूरों के हितों के लिए सामाजिक सुरक्षा में अव्वल होगा, स्टार रेटिंग उसको दी जाएगी। महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर जो प्रतिबंधिता, हमने उसको हटाया है, लेकिन जो 14 खतरनाक तरीके की जो हमारी इंडस्ट्री हैं, उनमें गर्भवती महिलाओं को रोककर बाकी 24 घंटे में प्रत्येक महिला को काम करने का अवसर दिया है।
ये एक नया फैसला है। हमने औद्योगिक क्षेत्र में जोनल सेफ्टी काउंसिल 8 जगह पर बनाई है। उस प्रशिक्षण के बाद ये हमारा अगला कदम था कि हम काउंसिल बनाएं और काउंसिल उन चीज़ों को निपटाए ताकि वर्ष में अगर हम समीक्षा करें तो कुछ हमारे पास में तथ्य आ सके। MP BOT-CW इसका भी एक आंकड़ा है जो सामान्यतः साइट पर आपके पास भी होगा। 1,57,621 हितग्राहियों को हमने 692.81 करोड़ उनमें वितरित किए हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती रही है, कई जगह पर वो बड़ी गंभीर भी होती रही है, तो हम श्रम मंत्रालय ने यह तय किया है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। अगर किसी मजदूर के बारे में हमने कोई जांच की तो उसके पास में नंबर होगा, उसकी रिपोर्ट्स उस पर होगी, उसके कहने के आधार पर नहीं। अगर अति गंभीर मामला है तो खुद श्रम मंत्रालय तय करेगा कि इनको 6 महीने में फिर से बुलाइए, इनकी जांच करिए। अति गंभीर मामले में रिकॉर्ड हमारे पास होगा तो हम अपनी तरफ से इनिशिएट करके ऐसी गंभीर बीमारियों के मामले में उसको इनिशिएट कर पाएंगे। और हमने श्री नाम की पहल की है, इसमें स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग नंबर 1 पर हमने रखी है, जिसको हम प्रारंभ करने वाले। श्रमणा सहकारी समितियां श्रम विभाग में हैं, लेकिन उनका पुनरीक्षण वर्षों से लटका हुआ था। हमने उसको प्रारंभ किया है और सहकार से के अलावा जो श्रमिक समूह हैं, अगर वो कोई सोसाइटी में बेहतर और काम करना चाहते हैं तो अगर रिवॉल्विंग फंड जैसी ज़रूरतें भी पड़ती हैं तो श्रम विभाग उसमें अगुवाई करेगा। उत्तर एक समग्र पोर्टल है जो नागरिक और शासन के बीच में संवाद को स्थापित करेगा ताकि कुछ शिकायत आती है तो पारदर्शी ढंग से आ सके। ऑनलाइन जितने भी हमारे मुकदमे हैं श्रम विभाग के, उनको भी हमने ऑनलाइन करने का तय किया है ताकि कोई भी उसको देख सकता है कि हमारा स्टेटस क्या है और मुकदमे किस प्रकार के। आने वाले 3 वर्षों में हमारी जो भारत सरकार ने श्रम सहायताओं को 4 वॉल्यूम में पूरा किया है, उसे पूरा करने का तय हमने किया है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम पेमेंट को पूरा करें, इस पर हमारा जोर है। जैसे हमने संबल को समग्र और आधार दोनों से जोड़ा, तब जाकर वो पारदर्शी व्यवस्था बनी है। हमारा कोई भी भुगतान सीधे खाते में जाए। और अभी भारत सरकार ने एक और प्रयोग किया है कि EICS का जो हमारा सुरक्षा का चक्र है, उसमें क्या हम आयुष्मान दे सकते हैं या बाकी कोई हम कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। तो जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने फिर से नई रेटिंग देने का काम शुरू किया है। अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय पर आ रहा हूँ। हमारे संस्थागत विकास के लिए सर्वाधिक पैसा आज तक कभी दिया गया है तो ये वर्ष है जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी शुरू हुई थी। और मेरा लक्ष्य था कि 25 दिसंबर तक मैं कुछ ऐसे काम कर दूं ताकि अटल जी को वो समर्पित हो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने लगभग 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ संस्थागत विकास के लिए दिया है, जिसमें 2472 अटल ग्राम सेवा सदन, ये पंचायत भवन है, जहां पर जो भवन विहीन पंचायतें थी उनको हमने पहली बार में ही इतना पैसा देकर 922 करोड़ रुपया इसमें देकर हमने इसका निर्माण शुरू किया। और सौभाग्य की बात है कि दोनों की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने स्वयं डाली और वो बनकर तैयार हैं बहुत जगह पर, और बाकी जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। फिर 106 अटल सुशासन भवन जनपद के भवन हैं जो लगभग 5.25 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। 557 करोड़ रुपया हमने इसमें खर्च किया है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए कि हमारा कोई भी ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं हो सकता था, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं होती थी। अब जो भी हमारा पंचायत भवन, जनपद भवन, जिला पंचायत का भवन बनेगा वो 3 मंजिल तक जाएगा। ये उसका सख्त फैसला है। और इसलिए 5 जिला पंचायत के भवन, 4 हमारे नए ज़िले बने थे और एक दतिया जहाँ पर भवन नहीं था, हमने 5 जिला पंचायत के भवन लगभग 50 करोड़ रुपया इनके लिए हमने दिया है। फिर हमने 3,747 हमारे सामुदायिक भवन है
जो हमने 25 लाख और कुछ 50 लाख के हैं वो हमने दिए हैं, क्योंकि स्कूलों में, पंचायत भवन में, शासकीय भवनों में शादी विवाह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, तो गांव में एक कोई व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, वो काम हमने इसमें किया है। दूसरा बिंदु है कि मां नर्मदा को हम जीवित इकाई मानते हैं, ये विधानसभा का संकल्प है। लेकिन हमारे पिछले अनुभव से जो हमने सीखा कि अगर पौधारोपण होता है तो उसके रिजल्ट ना आने के पीछे कारण क्या है, तो मैंने दो ही बातें मानी थी कि जहाँ पर फेंसिंग ना हो, पानी का प्रबंध ना हो, तो पौधे का सर्वाइवल नहीं है। तो जब मैं मंत्री बना था तो मैंने पहले वर्ष इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और शर्त रखी थी कि जिनके पास फेंसिंग हो या पानी और पानी का प्रबंध हो तो ही पौधा लगाइए, वरना पौधे लगाने पर प्रतिबंध हमने लगाया था। मुझे गर्व है कि इन 2 वर्षों में, मेरे इस कार्यकाल में, आपके सामने भी कोई ऐसे प्रसंग नहीं आए होंगे कि साहब पौधे लगे और सूख गए। इसको हमने सख्ती से पालन किया है। और नर्मदा जी के किनारे हमने कहा कि कोई भी भवन अगर बनेगा सरकारी, तो 2 एकड़ ज़मीन होगी तो 1.5 एकड़ में आपको वनीकरण करना पड़ेगा, पौधारोपण नहीं, और उसके आधा एकड़ में आप निर्माण करेंगे तो ही हम पैसा देंगे। हमारा दोनों संकल्प है। हम हर 20 से 25 किलोमीटर में एक आश्रय स्थल नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसे हम आने वाले 3 साल में लक्षित तौर पर पूरा कर देंगे। लेकिन यही शर्त होगी कि 2 एकड़ ज़मीन होगी तो 1.5 एकड़ में जंगल होगा, आधा एकड़ में वो निर्माण होगा जो आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की पूरी सीमा, दोनों तट पर 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा, हमेशा साइड सिलेक्शन पर मतभेद होते रहे हैं और उसकी खूब आलोचना होती रही और सच्चाई भी वो रही है। तो हमने जलगंगा अभियान हो, वृक्षारोपण हो, हमारे जितने भी, चाहे वो खेत कुएं हों, चाहे सार्वजनिक हमारे तालाब हों या खेत तालाब हों, हमने सिपरी ऐप के माध्यम से ये प्रयोग पहली बार किया है। जलगंगा अभियान के जो परिणाम है, अभी भी जितने पिछले वर्ष बने थे वो आज आपके सामने हैं। राज्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी 6 महीने बाद कहा है कि जिन जिन तालाबों में पानी है उसका लेवल लेकर हमको दीजिए, ताकि वास्तव में सिपरी का रिजल्ट कितने % ठीक है। कई जगह हो सकता है कि सिपरी भी फेल हुआ हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सिपरी का वो साइट सिलेक्शन फेल हुआ है। और इसलिए हमने पौधारोपण हो, तालाब का खनन हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सिपरी ऐप के प्रयोग का हमने इसमें सख्ती के साथ पालन किया और ये प्रयोग सफल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिपरी हमसे पैसा देकर हमारे ऐप को स्वीकार किया। ये हमारे लिए सफलता की बात भी है।